नमस्कार दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं की हमने चर्चा कर लिया है। पिछले लेक्चर से हमने उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल के जो साहित्यिक स्रोत है उस पर हमने चर्चा किया था। अब इस लेक्चर की कड़ी में हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन पर चर्चा करेंगे या राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासन था वो कैसे चलाया जाता था और साथ ही साथ राजत्व की क्या अवधारणा उस कालखंड में थी और राजा को सहायता करने वाले जो प्रमुख रत्न थे उनकी शासन प्रशासन में क्या भूमिका थी। देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में असीमित वृद्धि हो जाता है और राजा इस कालखंड में क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। पहले वो नहीं था, पहले वो कबीले का मुखिया था और उसका निर्वाचन कौन करता था, प्रजा करती थी और उसके निर्वाचन में सभा, समिति और विदत का बड़ा रोल रहता था। लेकिन अब यहाँ पर जो ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं थी यानी सभा, समिति और विदत, इनके जो शक्तियां थी उनको भी खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे दौर में यहाँ पर राजा को विशाल अधिकार मिल चुके थे, विशाल स्तर की शक्ति मिल गई थी और साथ ही साथ इसी कालखंड में साम्राज्यों का बहुत तेजी से उदय होता है। इसके साथ साथ देखते हैं कि इसी कालखंड में विभिन्न दिशाओं में शासन करने वाले अलग अलग राजाओं का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन पर। देखिए, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो अनेक छोटे छोटे जन थे वो बड़े जनों में मिला दिए गए थे। ठीक है, इससे क्या बन गया, जनपद बन गया। यानी ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक ढांचा था उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो कुल जो था यानी परिवार, जिसका प्रमुख कुलपा कहलाता था, या इसमें परिवार का या तो जो अभिभावक होता था वो मालिक होता था या तो बड़ा भाई होता था। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ग्रामणी होता था, यानी गांव स्तर का जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया जिसको ग्रामणी कहते थे। इसके बाद विश्वपति होता था, कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। फिर कई विश्व मिलकर क्या बनते थे, जन बनते थे, यानी कबीला बनता था। अब उन कबीलों में जब वर्चस्व प्रारंभ होता है तो ऐसे दौर में जनपदों का निर्माण होता है, जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। जैसे भारत और पूर्व कबीले मिलकर क्या बने, कुरु बनते हैं, कुरु जनपद बना। और क्रीवी और तुर्वस मिलकर क्या बने, पांचाल जनपद बना। तो ऐसे साम्राज्य विस्तार होता है। ठीक है, जैसे यहां देखो, भारत और पूर्व मिलकर क्या बने, कुरु बने, क्रीवी और तुर्वस मिलकर क्या बने, पांचाल जनपद बने। यानी यहां पर जो वर्चस्व था वो एक अलग स्तर पर गया और जो जन सबसे बड़ा समुच्चय प्रशासन का माना जाता था, अब उसकी जगह यहां पर क्या हो गया, जनपद हो गया। साथ ही साथ कहीं कहीं राष्ट्र का भी उल्लेख मिलता है और साम्राज्यों का भी उल्लेख अभी यहां से मिलने लगा था कि विभिन्न दिशाओं में शासन करने वाले और विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने वाले शासकों को अलग अलग नामों से ऐत्रेय ब्राह्मण में संबोधित किया गया था ना। जैसे उत्तर में उसको विराट कहा जाता था, दक्षिण में उसको भोज कहा जाता था। तो इस तरीके का संबोधन इस कालखंड में शुरू हो गया था। अब यहाँ पर आए हम, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में भी स्पष्ट चीजें भी देखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर पर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, विदेह, अंग और मगध आदि जनपद क्या थे, प्रमुख जनपद माने गए थे। यानी इनका पावर जो था इस कालखंड में काफी ज्यादा था। ठीक है, यही सबसे प्रमुख जनपद माने गए। यानी कौन कौन से हो गए, कौन कौन से थे, पांचाल हो गए, कुरु, काशी, विदेह और कोसल, अंग और मगध। ठीक, कालांतर में कुरु और पांचाल राज्य क्या हो गए, महत्वहीन हो गए। इनकी जो शक्तियां थी वो खत्म हो गई।
ठीक है, यानी इनकी महत्ता खत्म हो गई। और क्रमशः कोसल, काशी, विदेह, अंग, मगध आदि राज्यों का क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। यानी जब ये महत्वहीन हो गए तो ये महत्वशाली हो गए इस कालखंड में। ठीक, मगध एवं अंग अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे, यानी ये जो लोग थे वो आर्य संस्कृति से बाहर थे, इनको आर्य संस्कृति से बहुत लेना देना नहीं था। ठीक है, अब दूसरा यहां आए, मगध एवं अंग ये जो राज्य थे, देखे यहां पर मगध और अंग राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां देखे स्पष्ट, अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया, ब्रात्य कहा गया। ठीक है, ब्रात्य का मतलब है शुद्ध कहा गया। ठीक है, और ये क्या थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। ये क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा, संस्कृत नहीं बोलते थे। अथर्ववेद में अंग तथा मगध राज्य को मिलाकर मगध राज्य के प्रति क्या किया गया है, तिरस्कार पूर्ण भावना व्यक्त किया गया था। क्यों व्यक्त किया गया था, कि इन्होंने क्या किया था, आर्य संस्कृति के लोगों से ये अलग थे, इस नाते इनके प्रति एक तिरस्कार की भावना इनके दिलो दिमाग में थी। ठीक, वह लोग ज्वार द्वारा क्या किया करते थे, ग्रसित किए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखें यहां हम स्पष्ट करते हैं, इस काल में विशाल क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। जैसा मैंने बताया कि इस कालखंड में विभिन्न दिशाओं में अलग अलग शासन करने वाले शासक, और जिनका चारों दिशाओं में शासन होता था उनको एक राट बोला जाता था। तो ऐसे दौर में जब इस तरीके का शक्तियों का उल्लेख मिलता है तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि राजा के जो पावर था, राजा की जो ताकत थी, उसमें क्या हो गया, असीमित वृद्धि का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, अब वह जन का मतलब क्या होता है, कबीले का। ठीक है, यानी कबीले का नेता ना होकर क्या हो गया, विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला क्या हो गया, राजा हो गया। यानी पहले छोटे छोटे कबीलों में शासन करता था, अब वो उससे बड़े विस्तृत भूभाग पर शासन करने लगा। अब उत्तर भारत में जिसको विराट कहा जाता रहा होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि उत्तर भारत में जितने कबीले रहे होंगे उस पर उसका शासन होगा। दक्षिण भारत में जिसको भोज कहा जाता था, दक्षिण भारत में जितने कबीले थे उस पर शासन होगा। ठीक है, और स्वराट, सम्राट, ये भी विभिन्न इलाकों में जो शासन कर रहे थे उनका नाम संबोधन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है कि कैसे राजा और राज्य की उत्पत्ति होती है, और ये उल्लेख किसमें मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यही सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे हमें किसका उल्लेख मिलता है, राजा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, अब राजा क्या है, ये सामान्य उपाधि के वाला नहीं रह गया। जैसे पहले हम देखते हैं कि उसको जनस्य, गोपा या राजन में कहा जाता था, लेकिन अब इस कालखंड में एक बड़ी बड़ी उपाधि धारण करेगा ना। जैसे देखें, राजा धीराज की उपाधि धारण करता था, सम्राट की उपाधि, एक राट, मतलब जो चारों दिशाओं में शासन करता था वो एक राट कहलाता था। ठीक है, आदि उपाधि ये धारण करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इनके अधिकारों में वृद्धि हो गई और ये अलग दिशाओं में शासन करने वाले राजाओं का संबोधन मिलेगा। ठीक है, यानी राजा अलग अलग उपाधियां भी यहां धारण करते थे। अब देखें यहां पर देखें, इस काल में राजा जो था उसके अधिकारों शक्तियों में वृद्धि हो गई। ठीक, और राजा का पद इस समय क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, इससे पहले नहीं था। ऋग्वैदिक काल में इनका पद कैसा था,
वंशानुगत नहीं था। इसमें जो प्रजा होती थी वो उनको चुनती थी, और चुनने के लिए प्रमुख संस्थाएं कौन थी? सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है कि जो राजा के निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाती थी, और साथ ही साथ राजा की शक्तियों पर अंकुश भी लगाने का काम करते थे कि राजा का पावर बढ़ जाएगा तो वो अत्याचार करेगा ना। किंतु कुछ राजा जनता द्वारा भी यहाँ निर्वाचित होते थे। कुछ एक एक अपवाद है, यानी कुछ एक अपवाद के तौर पर जनता के द्वारा भी निर्वाचित होते थे। उनको उस कालखंड में क्या कहा जाता था? विस्पति कहा जाता था। ये अपवाद मात्र है, ठीक है। अथर्ववेद के कुछ सूक्त से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि राजा प्रजा की लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त करने के लिए भी लालायित होता है, कि उसको भी प्रजा का समर्थन मिलना चाहिए, उसका प्रशंसा का पात्र वो बनना चाहता था। अन्यायी राजा प्रजा को दंड दे सकती थी और उन्हें राज से बहिष्कृत करने का भी अधिकार था, ठीक है। यानी प्रजा के बारे में उल्लेख है। अब इस कालखंड में विभिन्न प्रकार के राजत्व की प्राप्ति के लिए, यानी अपने शक्ति के विस्तार के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी संपादित होते थे, ठीक। जैसे कौन कौन से यज्ञ? राज वाजपेयी यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, राज्याभिषेक के अवसर पर होता था ये यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ये पराक्रम दिखाने के लिए होता था, ठीक है। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो उसको पकड़ते थे उनसे इनका युद्ध होता था, वही था ना अश्वमेध यज्ञ, ठीक। पुरुष मेध यज्ञ होता था। ये इतने यज्ञ अपने शक्तियों के विस्तार के लिए करते थे। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि छोटा मोटा यज्ञ होता था, छोटे स्तर का होता था, और उसमें क्या होता था? संतान की प्राप्ति के लिए, कृषि के विस्तार के लिए, इसके लिए प्रार्थना की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती गई, ठीक। आपस्तंभ सूत्र के अनुसार अश्वमेध यज्ञ केवल सार्वभौम राजा ही कर सकता है, यानी जो सबसे शक्तिशाली राजा है वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। कोई साधारण स्तर का राजा है तो वो नहीं कर सकता है। ये आपस्तंभ सूत्र के अनुसार है। यज्ञ के द्वारा राजा में देवत्व का अंश भी प्रतिष्ठापित किया जाने लगा था। मतलब ये माना गया था कि यज्ञ करने से इनके अंदर देवताओं का भी अंश आ जाता था, कि अब ये देवता के समान हो जाते थे, ठीक। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में भी इस समय क्या होता था? वृद्धि माना जाता था। अब ये देखे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए आ रहा है। राजा के कुछ पदाधिकारियों का भी किसमें उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद की संहिताओं में इसका उल्लेख मिलता है। ये जो अधिकारी थे वो कुल मिलाकर राजा को लेकर 12 होते थे। इनको क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। राजा इनसे सलाह भी लेता था, इनके घर भी जाता था हवि के लिए, ठीक है। इस नाते इनका बड़ा रोल है इस कालखंड में, ध्यान रखे रहिएगा। इनको रत्निन कहा गया था, ठीक। यह राजा के परिषद के क्या होते थे? सदस्य होते थे। पहले नंबर, पहले तो राजा ही होता था, राजा के बाद पुरोहित होता है, पुरोहित के बाद सेनानी होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रत्न थे। इसके बाद आप देखेंगे करमार होगा, रत्कार होगा, सूत होता था, ग्रामणी भी होता था, वो भी नेतृत्व करता था। रत्नियों का प्रशासन में क्या था? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी राजा के प्रशासन में सहयोग देने के लिए, उसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रत्न की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। राजा के राज्याभिषेक के दौरान राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाता था। यानी राजा का जब राज्याभिषेक होता था, जब उसको ताज पहना जाता था, तब क्या होता था? राजसूय यज्ञ होता था। ये राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया जाने वाला यज्ञ है, जिसको हम राजसूय यज्ञ कहते हैं, ठीक है। जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखें, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है?
ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, राजसूय यज्ञ के दौरान क्या होता था, राजा स्वयं क्या करता था, वो रत्नियों के घर जाता था, जैसा मैंने आपको बताया, उनके घर जाता था। ठीक, तथा उन्हें ये हवि प्रदान करता था। ये जो होता था एक हवि प्रदान करता था। ठीक है, ये प्रदान करता था। और तैतरीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्न का उल्लेख हुआ है? 12, यानी राजा सहित कुल 12 रत्न का उल्लेख मिलता है। अब आप समझ लीजिए कि रत्न का पावर भी इस जाते पर पूरे राजा खुद उनके घर जा रहा है, उनसे सलाह ले रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां एक स्ट्रक्चर जरा सा आप लोग समझ जाइएगा, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं कई बार। देखें, स्ट्रक्चर है, इसका उल्लेख हमें मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, यहां एक ट्रिक है, वही न्यूज आब्लिक विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ। न्यूज आब्लिक विशेषज्ञ, इससे हम स्पष्ट कर लेंगे। देखें, जो नॉर्थ में क्या कहलाता था? विराट कहलाता था। यहां देखें, विराट हो गया है। ठीक, विराट हो गया। अब ईस्ट में कौन सा कहलाएगा? सम्राट हो गया। ये ईस्ट है, ईस्ट में सम्राट हो गया, सम्राट हुआ ना। इसके बाद क्या हो गया? स्वराट हो गया वेस्ट में। वेस्ट में क्या हो गया? स्वराट। और साउथ में ये साउथ है, ये भोज हो गया। ठीक है, ये भोज कहलाता था, ये भोज है। और इन सबको मिलाकर, यानी अगर इन सबको मिला लेते हैं, यानी ये देखे रे, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको मिलाकर इन चारों दिशाओं में जो शासन करता था उसको क्या कहते थे? एक राट कहते थे। ठीक, और पहला एक राट कौन है? महापद्म नंद, ये नंद वंश का शासक था। ये क्या था? नंद वंश का शासक था, बहुत ही पराक्रमी शासक इसको माना जाता है। तो इसका शासन चारों दिशाओं में था, इस नाते इसको क्या कहा गया? एक राट कहा गया, महापद्म नंद को। इस स्ट्रक्चर से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पूछता भी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चले हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखें, यहां पर ये हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ठीक है, ये राजा हो जाएगा। राजा के पास तो इस समय असीमित अधिकार थे ही रत्नों में, ये सबसे शक्तिशाली माना जाता था और इसी के सहयोग के लिए रत्न होते थे। ठीक, तो यहां पर राजा पहले नंबर पर हो गया। राजा क्या हो गया? पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हो गया? पुरोहित। ये क्या होता था? उसका प्रमुख सलाहकार होता था, परामर्शदाता होता था, जो राजा को विभिन्न निर्णयों में क्या करता था? सलाह देता था। एक प्रकार से मंत्री के तौर पर रख सकते हैं कि उसका निजी सलाहकार भी ये था। ठीक है, तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो रत्निन होते थे, जिनका संख्या कितना बताया गया? शतपथ ब्राह्मण 12 बताया गया है। ठीक, दूसरा कौन है? सेनानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? सेनापति। ये युद्ध का क्या करता था? संचालन करता था। ठीक है, युद्ध का, उसमें युद्ध में जो प्रमुख होता था वो तो राजा ही माना जाता था, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सेनापति की भी बहुत जरूरी होता था ना, जो सेना का संचालन करे। तो इस नाते सेनानी का मतलब क्या हुआ? सेनापति। इसके बाद ग्रामणी। ग्रामणी क्या होता था? गांव का मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामणी कहा गया है। और ये भी युद्धों में भाग लेता था, ध्यान रखे रहिएगा। राजा के साथ ये भी युद्ध में भाग लेता था।
इस नाते इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीसरे नंबर का यहाँ पर दिखाई दिया आपको, यानी अगर ऐसे देखें तो चौथे नंबर पर हो जाएगा। यानी अगर ये हम बनाए स्ट्रक्चर, देखे आपको यहाँ पहले हो गया राजा हो गया, इसके बाद पुरोहित हो गया, इसके बाद सेनानी, फिर ग्रामणी हो गया, ठीक, गांव का मुखिया हो गया। इसके बाद क्या हो गया सूत। सूत का मतलब क्या होता है? रथ। सेना का नायक जो रथ होता था उसका भी सेना में भी इस्तेमाल होता था ना, तो उसका जो नायक होता था उसको क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। भाई उस जमाने में भी कई प्रकार की सेना होती थी ना, जैसे पैदल सेना होती थी, पैदल तो हर समय रही है पैदल सेना, ठीक। इसके बाद क्या है? घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना हो गया। भाई आए तो घोड़े का प्रचलन होने लग गया था ना, घुड़सवार सेना हो गया। इसके बाद रथों का इस्तेमाल हुआ होगा, तो इनको हाँकने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए या इनका नेतृत्व करने वाला, जो रथों का पूरा एक बटालियन जाएगा, तो इसको क्या कहा गया? सूत कहा गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद था, ठीक। अब आए हम विषय पर। इसके बाद कौन है? युवराज होता था। युवराज का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र होता है, राजा का पुत्र। इसका भी इस तरह रोल है कि हो सकता है राजा की अनुपस्थिति हो तो ऐसे दौर में ये युद्ध का संचालन करता था, ठीक है। तो युवराज राजा की अनुपस्थिति क्या करता था? युद्ध का संचालन करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था। इसी के दिशा निर्देश पर कौन काम करता था? सेनानी काम करता था। महिषी का मतलब क्या होता है? पटरानी। पटरानी का भी शासन प्रशासन बहुत रूल था। पटरानी का मतलब है कि जो राजा की प्रिय पत्नी होती है उसको पटरानी बोला जाता है, ठीक है। छत्ता। छत्ता का मतलब क्या हो गया? द्वारपाल। जो द्वारपाल होते थे उनको छत्ता कहा जाता था, ठीक। अक्षवाप का मतलब क्या होता है? आय व्यय की जो जानकारी रखने वाला होता था, और साथ ही साथ क्या करता था? जुए में राजा के साथ साथी के तौर पर रहता था, जब जुआ खेला जाता था। अक्षवाप पहला इसका मुख्य काम क्या है? ये आय व्यय का डाटा रखता था अपने पास, साथ ही साथ राजा के साथ जुआ वगैरह भी खेलता था, ठीक। इसके बाद कौन सा है पद? देखे भाग दूध, मतलब भाग भाग कर जो टैक्स वसूल रहा है ना। भाग दूध का मतलब ऐसे याद करो कि भाग भाग कर टैक्स वसूल रहा है। फिर कर संग्रह वाला क्या है? अधिकारी है। कर को एकत्र करने वाला क्या है? अधिकारी, ठीक। दूसरा संग्रहिता। संग्रहिता का मतलब ये समझ लो कि जो एकत्र कर लेता है, अपने पास रख लेता है जमा पूंजी, यानी कोषाध्यक्ष, जिसके पास कोष हो, ठीक। इसके बाद पालागल। पालागल का मतलब है राजा का मित्र होता था या विदूषक होता था या संदेशवाहक, मतलब कि जो राजा का मनोरंजन वगैरह करते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत काल में हम नदीम जैसा एक पद पाते हैं, वो भी यही काम करता था, ठीक है। इसके बाद जो अन्य अधिकारी हैं उसकी भी चर्चा कर ले। देखिए गोविक वर्तन, ये क्या है? शिकार में क्या करता था? राजा की सहायता करता था, मतलब राजा शिकार भी खेलते थे, तो ऐसे दौर में गोविक वर्तन उनकी सहायता करने के तौर पर रहता था। अन्य अधिकारी में क्या क्या होते थे? करमार होते थे, यह उद्योग का अधिकारी था, फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करता था राजा के लिए, ठीक। इसके बाद क्या होते थे? रथकार का मतलब क्या होता है? रथ बनाने वाला, वह व्यक्ति जो राजा के लिए रथ बनाता था, इसकी भी बड़ी भूमिका थी। तक्षा का मतलब क्या होता है? बढ़ई, इसकी भी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो ये प्रमुख पद हो गए। अभी यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से उसको सिलसिलेवार देख लेते